हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, हमारा आज है तीसरा दिन 30 डेज चैलेंज का और उसमें आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईसीटी, मतलब कंप्यूटर का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल हर शिफ्ट में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। उसका सारा टॉपिक, ऑलमोस्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए तो आज ज्यादा लेट ना करते हुए आज की शुरुआत एक नई कोटेशन के साथ, नया मोटिवेशन के साथ करते हैं। चलिए आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लान योर वर्क। सबसे पहले क्या करना है, अपने काम का प्लान करना है कि हमें काम कैसे करना है, एंड देन वर्क योर प्लान। जो आपने प्लान बनाया उस प्लान को फिर वर्क, काम पे कैसे करना है, इसकी बात कर रहा था। देखो दो अलग अलग चीजें, प्लान योर वर्क, पहले अपने काम का प्लान करिए, देन वर्क योर प्लान। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लान बना रहे हो और काम कुछ नहीं कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इसीलिए इसने क्या कहा, बोला प्लान योर वर्क, पहले अपने काम को प्लान करिए और उस प्लानिंग पे फिर वर्क करिए, उस प्लानिंग पे फिर काम करना शुरू करिए, तभी वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। तो वैसे ही एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो पहले उसके लिए प्लान तो कर लिया आपने, अब उस पर काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई रखिए, तभी आपका जेआरएफ अचीव होगा। ठीक है, तो आज का ये कोटेशन आपके लिए था। चलिए नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट ये कि अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और क्या सर, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। आइए, नेट वाला भैया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां फ्री कंटेंट और पेड दोनों अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईसीटी क्या है, आईसीटी। अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 5 जनरेशन की बात करी जाती है। 5 जनरेशन जो 1946 से शुरू हुआ, कहीं 1942 भी दिया हुआ है, 1946। कभी कभी आपका ईयर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, कभी कभी उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स पूछ लिया जाते हैं, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है, और कभी कभी कंप्यूटर भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया था। तो उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहला जनरेशन जो है वो 1942 से 1959, या बहुत जगह क्या है 1946 से भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको जिस हिसाब से जो रहता है ना, मेनली हम लोग 1946 ही मान के चलते हैं। तो एक बात बताइए कि सर फर्स्ट जनरेशन की बात अगर कोई कर रहा है तो वहां हार्डवेयर कंपोनेंट क्या था, वहां वैक्यूम ट्यूब्स होता था, और ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मशीन लैंग्वेज यूज होता है, ह्यूज साइज होता है, हाईली एक्सपेंसिव होता है, कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा होता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर नहीं, बड़ा बड़ा एकदम रूम साइज का कंप्यूटर होता था, उसकी बात कर रहा है ना, सुपर कंप्यूटर के। चले अगर हम बात करें उस समय के कंप्यूटर कौन कौन से थे, ENIAC था, यूनिवैक था, एडवैक, एडसैक, IBM 701, ये सारा था। अब सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहां यूज वाले जो कंपोनेंट्स थे हार्डवेयर के, वो यूज होता था ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक टेप्स। क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स। ये भी, इस सवाल को भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो सर इसका बैच प्रोसेसिंग जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंसिव है, फॉर्ट्रैन और कोबोल का यूज होता है। यहां पे कौन से कंप्यूटर थे, तो सर IBM है ना, CDC, एटलस, पेंसियर, हनीवेल 400, ये था। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आईसी होता था, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये होते थे कंपोनेंट्स हार्डवेयर में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां बात करें तो क्या काम था, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग था, है ना, फास्टर, कॉम्पैक्ट और चीपर था, ये थोड़ा सस्ता आने लगा था। थर्ड जनरेशन से चीजें थोड़ी सस्ती होने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर था कौन सा था, CDC, PDP, IBM 30, 360 और 370। अगर फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता था भाई साहब, इसमें C++, डेटाबेस, ये सारा की बात की जाने लगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ यूज किया जाने लगा, है ना। और यहाँ पे जो कंप्यूटर थे वो था स्टार 1000, क्रे, एप्पल, है ना, ये सारी चीजें आई। और लास्ट में भाई फिफ्थ जनरेशन जो अभी की बात करता है,
जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है, सर्किट्स की, है ना, जो पैरेलल प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, सी प्लस प्लस, जावा, नेट, जेट सब यहाँ पे आप क्या है आने लगा। आईबीएम, पेंटियम और परम, ये 3 कंप्यूटर यहाँ पे आए। तो ये बेसिक सा चीज था, क्या था, बेसिक था, इसको याद रखिएगा। बेसिकली आपको हार्डवेयर के कंपोनेंट्स याद रखने और कंप्यूटर्स याद रखिएगा। इसमें एक चीज और होता है, क्या सर, ये देखिए आ गया मेमोरी। मेमोरी इसमें भी याद रखा जाता है, जिससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन का, तो देखिए 42 से 55, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था, यहाँ लैंग्वेज, मशीन और असेंबली यूज किया जाता था, ठीक है। बाकी सब सेम है, यहाँ 2 चीजें बड़ी है, एक लैंग्वेज और एक मेमोरी, ये याद रखिएगा। बाकी चीजें प्रीवियस में मैंने बता दिया। तो सर सेकंड जनरेशन की बात करें तो मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता था, क्या, मैग्नेटिक टेप। अगर थर्ड की बात करें तो हाई मेमोरी डिवाइस यूज किया जाता था। फोर्थ जनरेशन की तो सीडी, डीवीडी, एसडीडी, और लास्ट में फिफ्थ जनरेशन में एआई की बात करी गई। और लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रेन यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन में, और थर्ड में भी कोबोल, फोर्ट्रेन, फोर्थ में आ गया सी प्लस प्लस, पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल आ गया। और लास्ट में जो बात करें अगर फिफ्थ जनरेशन की, तो मरकरी, ओपीएसएस एंड प्रीलॉग वगैरह आ गया था। बाकी सेम चीजें हैं, आप इसको एक बार देखिएगा, ये भी सेम चीज है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो रियल डेट ना ये मानते हैं हम लोग 1940 56, 1956 से 64, 64 से 71, 71 से 81 और 81 से अभी तक, ये डेट आप मान के चलिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए साइज ऑफ कंप्यूटर यहाँ दिया, वेरी लार्ज, यहाँ पे स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, मच स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन, माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ टीनी कंप्यूटर्स आ गया, एकदम छोटा छोटा वाला आ गया, है ना जी। चले ये हो गए आपके क्या सर, आपके ये हो गए जनरेशन, क्या हो गए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे इन्वेंटर्स का जिससे जो आप चीजों को इन्वेंट किया है, जैसे अगर बात करें पंच कार्ड कौन बनाया, तो हॉलरिथ ने बनाया है ना, इन्वेंटर पंच कार्ड का कौन किया है, हॉलरिथ किया। वैसे बहुत सारे दिए गए, मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या होगा फिर इजी आपको समझ में आने लगेगा। सर इन्वेंटर पंच कार्ड का कौन है, हॉलरिथ है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, फॉर्ट्रेन, लिस्प और कोबोल। कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज डेवलप्ड बाय विलियम फेटर। तो ये चीज ना बस छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपका अगर एक एक भी हिट कर गया तो भाई साहब आपका 2 नंबर पक्का आ गया, और पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है। ARPANET कब डेवलप हुआ, डरपा, ठीक है। फर्स्ट कंपाइलर डेवलप, देखो पहला कंपाइलर डेवलप किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर ग्रेस मूरे हॉपर के द्वारा। फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, वो तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन के लिए जॉन विटने का नाम लिया जाता है। किनका नाम लिया जाता है, जॉन विटने का नाम लिया जाता है। अगर फर्स्ट मूवी टू यूज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो क्या नाम था उसका, वेस्ट वर्ल्ड 1973। कंप्यूटर माउस किसके द्वारा, माउस जो होता है ना वो माउस चूहा है ना, कंप्यूटर वाला जिससे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, तो वो किसके द्वारा किया गया, डगलस एंजल बार्ट, ठीक है। कंप्यूटर का कीबोर्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो सर ये है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्या है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। लैपटॉप कंप्यूटर किसके द्वारा आया गया, एडम ऑसबॉर्न। क्या है, एडम ऑसबॉर्न। फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम जो इन्वेंट किया गया वो कौन, उनके किनके द्वारा, एएस डगलस के द्वारा। कंप्यूटर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, वो इनपुट वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, गैरी किल्डॉल। क्या है, गैरी किल्डॉल। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग जो है वो कैसे द्वारा, डॉक्टर ग्रेस मोरे हॉपर के द्वारा, जिन्होंने फर्स्ट कंपाइलर को भी इन्वेंट किया था। इन्वेंटर्स ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप, किसके द्वारा बनाया गया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क किसके द्वारा बनाया गया, रेनॉल्ड जॉनसन। किसके द्वारा, रेनॉल्ड जॉनसन। उसके बाद है फर्स्ट डाटाबेस जो डॉक्टर एडगार फ्रैंक कॉर्ड ने बनाया। इन्वेंटर ऑफ इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग किसके द्वारा, डेविड बॉक्स, चक थैकर एंड बटलर लैम्सन इन जेरोक्स पार्क में। किसमें, जेरोक्स कंपनी एक है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर किसने बनाया, रे कर्जवेल में। कंप्यूटर के स्पीकर्स किसने बनाए, अभिनवन पुरच्ची दास। किसने, अभिनवन पुरच्ची दास। इन्वेंटर्स ऑफ एमएस डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर फैगिन और हॉफ एंड मेजर ने। यूनिवेक was developed by, यूनिवेक किसने डेवलप, जॉन मोस्टली और जे प्रेस्पर एकर्ट। इन्वेंटर ऑफ एबीसी कंप्यूटर किसने बनाया, जॉन अंटरनासॉफ और क्लिफोर्ड बैरी ने। फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, सी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने। और फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जॉन वॉन
न्यूमन को कहा जाता है। तो ये कुछ आपके इन्वेंटर्स उसके नाम थे कि किन्होंने बनाया है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है वो है मेमोरी से। सब मेमोरी कौन दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बात प्राइमरी मेमोरी की करते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से अटैच्ड होती है, किसमें, मदरबोर्ड में। नहीं, मदरबोर्ड में वो अटैच होती है और सारा डेटा क्या करती है, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करके कंप्यूटर पे ट्रांसफर करती है। यही होता है जी सर। तो इसको इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है ना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी मेमोरी दो है, रैम और रोम। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर बात बच्चे कि रैम प्राइमरी है, रोम सेकेंडरी। नहीं, रैम रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है। एक है वोलाटाइल, एक है नॉन वोलाटाइल, वो अलग बात है, आगे हम उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, तो वही क्या कह रहा है कि भैया प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी कंप्यूटर का, जो अटैच होता है सीपीयू से मदरबोर्ड में और सारा डाटा रिक्वायर्ड सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, स्टोर जो है प्राइमरी मेमोरी में। दिस इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। क्या है, इंटरनल मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज मच लेस स्मॉलर देन द सेकेंडरी मेमोरी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो चिप हो गया और भी बहुत सारे जो आपके मेमोरी कार्ड आ गए, तो उसके कंपैरेटिवली अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का स्पेस जो है बहुत कम है, बहुत स्टोरेज कम कैपेसिटी है, लेकिन लेस टाइम लेता है। दिस टेक लेस टाइम टू फाइंड डेटा, सो इट इज मच फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। देखो, स्टोरेज कैपेसिटी तो कम है लेकिन ये फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से, ज्यादा फास्टर, और वो डेटा को जल्दी फाइंड आउट कर लेता है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्या, फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी फास्ट, जिससे डेटा क्या एक्सेस कर सकते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर ऑन रहता है और ऑन से ऑफ करते हैं तो जो भी डेटा ऑन के टाइम में रहता है वो सारा डाटा खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। देखो क्या कह रहा है, वोलाटाइल मींस डेटा दैट इज इन द प्राइमरी मेमोरी रिमेन्स ओनली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जितना देर तक कंप्यूटर ऑन रहेगा उतना ही देर तक वो डेटा भी रहेगा। एज सूनर एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जैसे वो कंप्यूटर बंद होगा डेटा स्टोर जो हो जाएगा किसमें, प्राइमरी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब ये वोलाटाइल मेमोरी की जो बात करते हैं ना, वो रैम होता है। कौन सा होता है, रैम को क्या बोलते हैं सर हार्डवेयर डिवाइस जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। रैम बहुत जरूरी होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। रैम जितना अच्छा रहेगा कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा। क्या कह रहा है, रैम क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस जो इंस्टॉल रहता है मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर में। ठीक है, इंटरनल मेमोरी जो अलाउ करता है सीपीयू को स्टोर करे प्रोग्राम्स को, डेटा को, और रिसीव करे प्रोग्राम और प्रोसेस को। ठीक है, यूज की रीड राइट डेटा मेमोरी। अच्छा, तो रीड राइट डेटा मेमोरी भी इसको कहते हैं। देखिए, रोम क्या कहलाएगा, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पे रीड राइट डेटा मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, रीड किया, राइट किया, और फिर जैसे कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो ये डेटा भी खत्म हो गया। देखो क्या कह रहा है, दिस इज वोलाटाइल मेमोरी। क्या है वोलाटाइल, मतलब अभी बताया था कि जितना देर तक कंप्यूटर ऑन रहेगा उतनी ही देर तक आपके पास डेटा रहेगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ हो गया डेटा खत्म, स्टोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, in this data temporarily stored in the RAM। क्या कह रहा है, the information stored RAM lost when the power supply for PC laptop off, PC और लैपटॉप is off। जब लैपटॉप ऑफ हो जाएगा तो डेटा भी खत्म हो जाएगा। RAMs come in the form of a chip के फॉर्म में आता है जो mounted individually on motherboard और in the form of chips और a small board connected to the motherboard। तो देखो यार, रैम कुछ भी नहीं है, एक चिप के फॉर्म में होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में उसमें या तो डायरेक्टली लगा होता है या फिर चिप के फॉर्म में लगा होता है। कह रहा है रीड राइट फंक्शंस रैम मच फास्टर कंपेयर टू द अदर मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क। तो ये बात तो पहले ही मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी बहुत ज्यादा फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे एसएसडी हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो। एसएसडी बहुत फास्ट होता है लेकिन कंपैरेटिवली प्राइमरी मेमोरी के वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मेन मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का टेम्पोररी मेमोरी या कैश मेमोरी, और ये भी कहा जाता है। रैंडम मेमोरी जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, द मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ऑल डेटा रैम कैन बी रैंडमली रीड और एक्सेस एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में वो रीड और ये कर सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इट। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी बोला कि जो किसी भी कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो रैम और उसके साइज पे होता है। जितना ज्यादा अच्छा रैम रहेगा कंप्यूटर इतना इजीली, उतना सॉफ्टली आपका काम करेगा। कभी कभी देखते हो कंप्यूटर बहुत ज्यादा हैंग करने लगता है, बहुत ज्यादा स्लो काम करने लगता है, तो उसका रैम कम होता है, इस वजह से वो चीजें जो है आपका लेट काम करती है। कह रहा है
इफ देयर इज नॉट एनफ रैम, अगर एनफ रैम नहीं रहेगा टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, द कंप्यूटर विल परफॉर्म स्लोली। अभी मैंने यही बात बोला ना कि कंप्यूटर क्या होगा, जब रैम कम रहेगा तो वो स्लोली काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। तो द मोर रैम हैज द कंप्यूटर विल मोर फास्टर। ये देखो अभी बताया मैंने कि जितना ज्यादा रैम होगा उतना फास्टर कंप्यूटर काम करेगा। अब रैम का जो एग्जांपल है, 2 रैम होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। आजकल इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। तो क्या होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और क्या होता है डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, आइए उसकी चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से समझना क्योंकि इससे सवाल ना बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आयो। देखो क्या कह रहा है, एसरैम है, क्या बोल रहा है एसरैम को सर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एसरैम को बोला कि लोअर एक्सेस टाइम होता है, फास्टर होता है डीरैम से, डायनेमिक से ज्यादा फास्टर एसरैम होता है। और डीरैम को बोला कि हायर, ज्यादा एक्सेस टाइम लेता है और स्लोअर होता है, किससे, आपका एसरैम से। तो एसरैम से स्लोअर कौन, डीरैम, डीरैम से फास्टर कौन एसरैम, ठीक है। ज्यादा एक्सेस टाइम कौन लेता है सर, डीरैम, कम एक्सेस टाइम कौन लेता है, एसरैम। पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट सवाल, सर कॉस्टलियर कौन ज्यादा है, तो सर कॉस्टलियर एसरैम है, स्टैटिक रैम जो है वो ज्यादा कॉस्टलियर है, कह रहा है एसरैम इज कॉस्टलियर देन डीरैम। और डीरैम क्या इकोनॉमिकल है, लेस कंपेयर टू दी एसरैम, तो एसरैम से वो थोड़ा सस्ता है। अब क्या कह रहा है देखो, एसरैम रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई, एसरैम को, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, व्हिच मींस दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर। इसका मतलब है कि ये जो एसरैम है ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन डीरैम ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, कम पावर लेता है ड्यू टू फैक्ट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डीरैम कम पावर लेता है और एसरैम ज्यादा लेता है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल कंपेयर टू द सम फिजिकल साइज ऑफ डीरैम मेमोरी चिप। तो डीरैम से इसका साइज जो होता है, इंटरनल कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कम होता है और डीरैम में ज्यादा होता है। कह रहा है ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी इन द 1 बिट मेमोरी सेल DRAM द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल, ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल होता है। मतलब जहां यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटी, यहाँ पे लेस कैपेसिटी, याद रखिएगा। एसरैम का लो पैकेजिंग डेंसिटी होता है और इसका हाई पैकेजिंग डेंसिटी होता है। याद रखिए 5-6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, 2-3 सवाल तो इससे बन गए भाई साहब, ठीक है। क्या है, 2-3 सवाल बन गए। ये देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट में है और फास्टर में, फुल फॉर्म क्या हो गया, ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया जी। और अगर हम बात करें डीरैम की, तो डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है बात, हाँ या ना, है ना जी। चलिए अगर मैं बात करूं और किसकी रीड राइट, तो स्पीड, तो ये फास्टर है, एसरैम क्या है, फास्टर है, डीरैम क्या है, स्लोअर देन रैम है। अगर स्टोरेज कंपोनेंट की बात करूं तो भैया ये क्या है, ये कम रखता है ना, और ये क्या है, ये ज्यादा कैपेसिटी रखता है। ये एक्सपेंसिव देन डीरैम, डीरैम सस्ता है, इकोनॉमिकल देन एसरैम, मतलब डीरैम सस्ता हो गया और ये महंगा हो गया, ठीक है। चलो पावर कंजम्पशन इसमें ज्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। रिफ्रेश, नो नीड टू रिफ्रेश एंड मेंटेनिंग डेटा, यहाँ पे क्या है, नीड्स टू बी रिफ्रेश, यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा थाउजेंड्स टाइम एवरी सेकेंड। यहाँ कैशे मेमोरी होती है, यहाँ मेन मेमोरी होती है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये भाई साहब सिंपल होता है एसरैम से। ये लेस डेंसिटी होता है, ये हाई डेंसिटी होता है। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, यहाँ कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। तो एसरैम डीरैम का बात समझ में आया जी सर। आइए रैंडम, अब है एक रैम्बस डीरैम, आरडी रैम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरडी रैम। एसरैम डीरैम हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर लिया। अब बात करो आरडी रैम का। तो आरडी रैम अगर बात करें तो ये किसने डेवलप किया, डेवलप बाय रैम्बस, हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंटेल, इंटेल ने इसको अडॉप्ट किया फॉर इट्स पेंटियम प्रोसेसर, किसके लिए, पेंटियम प्रोसेसर के लिए। इट हैज बिकम मेन कॉम्पिटिटर टू द एसडी रैम, किसका हो गया, एसडी रैम का मेन कॉम्पिटिटर हुआ। RD RAM chips vertical package with all pins one side. The chip exchange data. The processor over 28 wires, no more than cm long. तो भाई साहब ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ है नहीं। The bus can address T320 RD RAM and rated 1.6 GB per second. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या सर, ROM। अभी हम रैम का पूरा देख लिए कहानी, रैम का देखे। रैम में जो सारी चीजें थी सर, क्या देखा आपने, तो रैम वोलाटाइल मेमोरी है, रैम क्या है,
रैम जितना ज्यादा होगा परफॉर्मेंस कंप्यूटर का उतना बढ़िया होगा। एस रैम डी रैम की बात करें तो एस रैम क्या है, थोड़ा महंगा है, डी रैम सस्ता है, ऐसा ही कंपैरिजन था और ये हमने देख लिया। ठीक है, बाकी आप उसको एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ रीड करना है और क्या कोई काम नहीं है। क्या बोल रहा है, रीड ओनली मेमोरी इज द डिवाइस यूज्ड बाय ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड अ चिप। देखो ये वहां पे क्या था, वहां वो वोलाटाइल था, वहां पे एक बार जितना ऑन रखा है उतने देर के लिए डेटा आएगा, बाकी देर के लिए डेटा क्या चला गया, फिर जैसे टर्न ऑफ किया डेटा खत्म। लेकिन ये जो मेमोरी है परमानेंटली स्टोर कर लेता है, मतलब एक बार अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया तो फिर ये हटेगा नहीं, चाहे ऑफ कर दो चाहे ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी इन विच स्टोर्ड डेटा इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड एंड नो चेंजेस मेड इट। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी which in which the stored data and instruction are not destroyed even the power is turned off or system is turned off। जब सिस्टम भी ऑफ कर लो, पावर ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, डेटा इसका जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, इनसाइड रोम सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। कुछ प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, हाँ स्टार्ट और बूटिंग प्रोसेस के लिए रोम का यूज किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी का। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा ऑल इंस्ट्रक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। 100% रोम का यूज हमेशा बूटिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, रोम क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी। क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी जो सिमिलर है रैम के बट विच इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, जिसमें जो सीपीयू का करता है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन स्लाइटली स्लोअर है रैम से और चीपर है किसे, रैम से। तो बोल रहा है इट इज स्लाइटली स्लोअर देन रैम और सो इट इज चीपर देन रैम। ठीक है, रैम फास्टर है, रैम के बेस पर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। कह रहा है सिंपल एग्जांपल ऑफ रोम इज ए कार्ट्रिज यूज्ड इन वीडियो गेम कंसोल अलाउज सिस्टम टू रन द मल्टीपल गेम्स। तो सिंपल एग्जांपल क्या हुआ रोम का कि सर कार्ट्रिज जो यूज किया जाता है वीडियो गेम्स के वीडियो गेम के कंसोल में। ठीक है, जो सिस्टम को मल्टीपल गेम्स खेलने के लिए अलाउ करते हैं। कह रहा डेटा स्टोर्ड इन द परमानेंटली ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, एसी आल्सो एग्जांपल ऑफ रोम। बात समझ रहे हो, जो परमानेंटली कंप्यूटर्स पे या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रोम बोला जाता है। चलो क्या कह रहा है, रोम इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर। ठीक है, विच इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज अटैच्ड इनटू हार्डवेयर। एग्जांपल्स क्या है रोम का, तो रोम है, प्रोम है, ईप्रोम है, डबल ई प्रोम है, डबल ई पी आर ओ एम है, यूवी प्रोम है, बहुत सारा है। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई मतलब इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसे ही बहुत सारे रैम है। हम देखें आज रोम रैम के थोड़े थोड़े टाइप्स को देखते हैं और बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये है ना, आ जाओ, क्या ये रोम है, मास्क रोम, फ्लैश रोम, ई प्रोम, पॉप रोम। एक थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, प्रोग्राम बाय मैन्युफैक्चरर नॉट बाय यूजर। ये प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर बना रहा है ना, जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसके द्वारा। देन वी कैन यूज इट ओनली फॉर रीडिंग। ठीक है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है, ये क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब एम्प्टी डेटा व्हेन मैन्युफैक्चर, जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो डेटा एम्प्टी होता है, मे बी परमानेंटली प्रोग्राम बाय दी यूजर, यूजर के द्वारा परमानेंटली प्रोग्राम किया जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ईप्रोम की बात कर रहा है, कैन बी प्रोग्राम्ड, इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। मतलब देखो अभी ऊपर वाले जो सिस्टम जो दो चीजें थी, प्रोम और की बात कर रहा है और एम रोम की, वो दोनों जो है, एम रोम तो भाई साहब मैन्युफैक्चर ही उसको इंस्टॉल करके दे देता है, और अगर बात करें प्रोम की तो प्रोम जो है उसको यूजर क्या कर सकता है, यूजर प्रोग्राम कर सकता है और लेकिन इरेज नहीं कर सकता। अब आ गया इरेज कर सकता है, प्रोग्राम भी कर सकता है कौन, यूजर खुद। ठीक है, और इरेज भी कर सकता है, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। कह रहा है ईप्रोम चिप हैज स्मॉल विंडो ऑन टॉप अलाउइंग टू बी इरेज्ड बाय शाइनिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑन। बात समझ में आया, अल्ट्रा वायलेट से आप क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, फिर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां रीप्रोग्राम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के बिना। देखो वहां अल्ट्रावायलेट लाइट लग रहा था, इससे पहले वाला में ई प्रोम में, डबल ई प्रोम में आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत
नहीं चाहिए, कह रहा मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्लेस द स्पेशल मशीन टू डू दिस। बोल रहा एक्सेस टाइम क्या है 4500 से 200 नैनो सेकंड में ये काम कर लेता है। ठीक है, फ्लैश रोम क्या है, सिमिलर टू EEPROM है, और यहाँ पे डेटा क्या कैन बी प्रोग्राम व्हाइल स्टिल इन द कंप्यूटर, इजियर टू अपग्रेड प्रोग्राम, बोल रहा इजियर है, ठीक है ना, फ्लैश रोम को अपग्रेड करना, और ये टाइम लेता है 45 से 90 सेकंड। देखो ये 45 से 200 सेकंड लगता है EEPROM, लेकिन अगर फ्लैश रोम की बात करें तो 45 से 90 सेकंड में ये एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा एसरोम आपका रोम की कहानी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। अब उसको एक बार कंपेयर कर लें सर, आइए कंपेयर करते हैं, रैम को देखें, रोम को देखें। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी सर, अगर रोम रीड ओनली मेमोरी, ये वोलाटाइल है, मतलब जब आप डिवाइस ऑन रखेंगे तो डेटा रहेगा, डिवाइस ऑफ कर देंगे तो डेटा खत्म हो जाएगा। अगर ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब डिवाइस ऑन करिए ऑफ करिए, डेटा आपका हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये टेम्पोरली इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, ये परमानेंटली क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। रिक्वायर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ डज नॉट रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डेटा। ठीक है, लार्जर साइज होता है, हायर कैपेसिटी होती है, ये स्मॉलर साइज होता है और लेस कैपेसिटी होता है। यूज्ड बोथ फॉर रीड एंड राइट के लिए, और ये रीड सिर्फ रीड कर सकता है कोई चीज। ये कॉस्टलियर है, ये चीपर है रैम से, ये वेरी फास्ट है, ज्यादा फास्ट है, लॉट ऑफ पावर यूज करता है, लेकिन ये फास्ट है, यूज वेरी लिटिल पावर। कह रहा है सीपीयू यूज इन सीपीयू कैसे, प्राइमरी मेमोरी, और ये कहता है यूज इन फर्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स। ये देख लो, टेम्पोररी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज है ना, स्टोर इन एमबीज, ये जीबीज में करता है रोम। ये वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल तो देखा है नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, और ये स्टार्टअप प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। ये फास्टर है डेटा और ये स्लोअर है। क्लियर है, बात समझ में आई? रैम और रोम, इससे ही आपका क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तीसरी मेमोरी जो है वो है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी मतलब बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है, स्पेशल टाइप की मेमोरी, जो क्या होता है डेटा को आपका स्टोर करके रखता है ना। जैसे आप देखते हो जब भी गूगल वगैरह पे टाइप करते हो, तो जब आप टाइप करते हो ना, तो वो कुछ देर के लिए आपका डेटा कुछ देर के लिए आपका जो टाइपिंग होता है उसको सेव करके रखता है। जब आप दोबारा सिर्फ एक वर्ड लिखते हो वो चीज आपके साथ आ जाती है, आती है ना, जिसको हम लोग कुकीज भी बोलते हैं एक तरह से, है ना। वो क्या है, कैशे मेमोरी का टाइप है। कह रहा है कैशे मेमोरी इज द स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, द कैश इज द स्मॉलर एंड फास्टेस्ट मेमोरी दैट stores copies of data from the frequently used memory locations. There are various different independent caches in CPU which store instruction and data. The most important use of cache memory is it is used to reduce an average time to access data in the main memory. ठीक है, तो वही बात बता रहा हूं कि कैशे मेमोरी क्या है सर, मेन लोकेशन पे डेटा रखता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा डेटा उसमें इनपुट दोगे वो फटाफट पार लेके आ जाएगा, याद रखने वाली मेमोरी है। ठीक है, अब इसमें ना जो है 3 मेमोरी होती है, कौन सा, L1 L2 और एक होता है लास्ट में कैशे मेमोरी। तो ये जो आपकी कैशे मेमोरी है 2 तरह की होती है, L1 मेमोरी और L2 मेमोरी। L1 कैशे मेमोरी को कहा जाता है इंटरनल कैशे, जो सीपीयू के पार्ट से होता है, और L2 कैसे बोला जाता है, एक्सटर्नल कैशे, जो सप्लीमेंट करता है इंटरनल कैशे को। इट इज यूजुअली नॉट एज फास्ट एज L1 कैशे बट एज ए लार्जर कैपेसिटी। तो L1 कैशे क्या होता है, इंटरनल कैशे होता है, जो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ज्यादा तेज चलता है। लेकिन L2 कैशे जो होता है वो एक्सटर्नल कैशे होता है, और वो सप्लीमेंट करता है इंटरनल कैशे को। इंटरनल कैशे के थ्रू वो क्या करता है, वो सप्लीमेंट करता है, और सर वो फास्ट नहीं होता है जितना कितना L1 जितना फास्ट होता है, लेकिन हाँ इसकी कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है जी सर। चलिए, और अब आ जाइए हायरार्की ऑफ मेमोरी। क्या है हायरार्की ऑफ, सवाल इतने पूछे गए भाई साहब हायरार्की ऑफ मेमोरी से, बता नहीं सकता हूं, याद कैसे रखना है ना। रजिस्टर, कैश, मेन डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और लास्ट में क्या है सर, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो सबसे ज्यादा एक चीज देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान देखो, अगर मैं बात करूं तो पर बीट कॉस्ट इंक्रीज करेगा नीचे से ऊपर, मतलब सर ये सस्ता, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा, फिर सबसे महंगा, ये रजिस्टर सबसे महंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक्सेस टाइम में, तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा, मतलब सर सबसे ज्यादा टाइम जो है एक्सेस करने में ये लेगा कौन, मैग्नेटिक टेप। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका है, रजिस्टर का। तो रजिस्टर ये याद रखिएगा, नीचे से ऊपर जाइएगा तो महंगा से क्या होगा, हाँ महंगा बढ़ेगा, मतलब सस्ता से महंगा जाइएगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा सर, टाइम एक्सेस करने का ज्यादा पता चलेगा। मतलब
अगर सीपीयू की बात करें सर तो बहुत महंगा है, लेकिन एक्सेस टाइम सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप की बात करें सर तो सर सबसे सस्ता है, लेकिन एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है बात जी सर। चलिए अब आगे आपको दिखाता हूं। हाँ ये देखिए, सबसे पहले क्या रजिस्टर आता है, अल्ट्रा फास्ट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। कैशे मेमोरी, वेरी हाई स्पीड प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। मेन स्टोर, फास्ट प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क, नॉन वोलाटाइल होता है। टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ये होता है बैकअप स्टोरेज के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये भाई साहब ऊपर तक जाइए, ये आपको मिलेगा नीचे से ऊपर तक। क्या ये यहाँ पे ज्यादा पैसा, रजिस्टर से ज्यादा पैसा लगेगा, जो चीपर लार्जर और स्लोअर। तो चीपर लार्जर स्लोअर बोल रहा है, ऐसे उल्टा कर दिया है, ये देखिए ऐसे, यहां से ये नीचे सबसे सस्ता, फिर महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा, और ऊपर से नीचे क्या है, टाइम, एक्सेस टाइम, तो ये सबसे कम, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, यही वाला सीट, ठीक है। चलो सेम चीज है, देखो ये सेम चीज है ना, इसी को याद रखना, आरसीएमएफ, ठीक है, याद रखना, रजिस्टर, कैश, मेन डिस्क, है ना, और आपका मैग्नेटिक डिस्क, ये याद रखिएगा, बन जाएगा कहानी आपका, ठीक है। चलिए अब है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। भाई साहब कई बार सवाल पूछा गया है, बार बार सवाल पूछा गया है। तो सर इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। कह रहा दोस डिवाइस व्हिच यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो देखो जो भी डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेकर रिजल्ट्स देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। दोस डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। कीबोर्ड, कीबोर्ड में मैं अगर एक क्लिक करूंगा, देखना ये चेंज हो जाएगा, दिखाऊं, ये देखो चेंज हो गया ना, अभी क्या आ गया, एक क्लिक पे चेंज हो गया जी सर। तो ये क्या, कंप्यूटर क्या लिया सर, इनपुट लिया, है ना। ये माउस में भी क्या, क्लिक करोगे तो कंप्यूटर काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड, तुरंत कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन जा रहा, भाई साहब तुमको चेंज करने की बात आई है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, है ना। जैसे आप इनपुट दोगे आउटपुट रिजल्ट देगा। जैसे क्या है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, देखो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या होता है, देखो जब भी हम कोई पेपर उस पर डालते हैं वो स्कैन करके इनपुट ले लेता है, वो कंप्यूटर को भेज देता है। लेकिन अगर ये प्रिंटर की बात आ गई तो प्रिंट करके बाहर भेजता है वो, है ना, प्रिंट करके बाहर भेजता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। देखो ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, ये सारे क्या हैं सर, सारे इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर मॉनिटर की बात कर ले, मॉनिटर मतलब टीवी, सामने वाला जो दिखता है आपको, है ना, स्क्रीन, उसको बोलते हैं प्रिंटर, ठीक है। हेडफोन्स, बाहर आ रहा है आवाज, कंप्यूटर स्पीकर, बाहर आवाज आ रहा है, तो जो हम इनपुट दिए बाहर आया, रिजल्ट दे रहा है, उसको बोलते हैं क्या सर, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। चलो एक थोड़ा सा और इसके बारे में देखें। देखो कह रहा है इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द एक्सेप्टेड डेटा फ्रॉम यूजर्स। तो डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होता है किससे, यूजर्स के थ्रू, एक्सेप्टेड डेटा फ्रॉम यूजर्स। और आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होता है इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, इंफॉर्मेशन देने के लिए। डेटा एक्सेप्ट करना अलग चीज है, इंफॉर्मेशन देना अलग चीज है। कंप्यूटर के साथ एक्सेप्ट करना डेटा को, इनपुट डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर कंट्रोल बाय द यूजर और आउटपुट डिवाइस कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। ये भी बात बिल्कुल बड़ा से आनंद, जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तभी ना कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दे रहा है, और नहीं तो नहीं दे रहा होता। तो इनपुट डिवाइस जो यूजर है उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि मैंने इनपुट दिया, अब आउटपुट देने का काम कंप्यूटर करेगा। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट यूजर फ्रेंडली इनपुट्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल इनपुट्स, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस जो है ट्रांसलेट करता है मशीन फ्रेंडली आउटपुट टू यूजर अंडरस्टैंडेबल आउटपुट। ये याद रखना कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब जैसे आप यूजर बोलेगा आप बाहर में आप वो कंप्यूटर उसको ले लेगा। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है भैया, मशीन फ्रेंडली होता है, जैसे मशीन को बोलेगा आप यूजर के हिसाब से वो बाहर कर देगा। ये देखो वही एग्जांपल, माउस, कीबोर्ड, माइक, जॉयस्टिक, स्कैनर्स, और ये मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, ये आउटपुट डिवाइसेस है। चलो नेक्स्ट चलें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी इससे इतना सवाल पूछा जा रहा है बता नहीं सकता मैं आपको। लेयर्स ऑफ टीसीपी, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना,
और ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, ये वाला याद रखिएगा। और इसके लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल के, टीसीपी और आईपी के। एक है ओएसआई मॉडल, एक है फोर लेयर्स मॉडल, और उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ना, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक आपको बताता है कि कौन सा लेयर में कैसे काम होता है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ए फॉर आज, पी फॉर फिर, एस फॉर से, टी फॉर टेस्ट, एन फॉर नहीं, डी फॉर देना, और पी फॉर पड़ेगा, मतलब आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितना खुशी वाली बात है ना। तो याद कैसे करना है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के लिए एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर के लिए इंटरनेट लेयर है, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के लिए नेटवर्क एक्सेस लेयर है। अब देखो वो तो चलो इसमें इसके साथ ये मैच कर गया। ये ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन लेयर का जो है वो मॉडल में कहां मैच करेगा टीसीपी से। अब 4 लेयर्स जो टीसीपी मॉडल है और उसके फंक्शंस हैं, इससे भी सवाल पूछा जाने लगा है। सर सबसे पहला सवाल क्या सर आगे पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन का कोड क्या, एप्लीकेशन का फंक्शंस क्या। एप्लीकेशन में एस एम HTTP, HTTPS, RFT और SSH की बात की जाती है, ठीक है। जनरेट करता है डेटा को और रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन को। क्या करता है, जनरेट करता है डेटा को और रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन को। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यूडीपी और टीसीपी की बात करी जाती है। यहां पे एरर फ्री डेटा कनेक्शन होता है। डेटा को स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट्स में बांट के। ऑब्टेन करता है एक्नॉलेजमेंट को, है ना, रिसेप्शन ऑफ पैकेट्स को। उसके बाद है इंटरनेट, IPv4 सॉरी IPv4 और IPv6, ICMP और ARP, इसको ये क्या करता है, ये डेटा पैकेट्स को सेंड करता है। क्या करता है, सेंड द पैकेट्स, और इंश्योर करता है पैकेट जो है वो एक्यूरेटली सेंड किया जाना चाहिए। करेक्ट नेटवर्क रिसोर्स को क्या करता है, रूट्स टू डेटा टू करेक्ट नेटवर्क। और नेटवर्क एक्सेस लास्ट में है, जो मैक एड्रेस में क्या करता है, डेस्टिनेशन ऐड करता है, सेंड करता है डेटा को एप्लीकेशन ओवर दी नेटवर्क में, और हैंडल्स करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखो ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में ना आजकल ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। वीबीआई एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आती है, एचटीटीपी, एसएनएमपी, एफटीपी, ये पूछ गया है कि एग्जाम में आपका क्या, कि एप्लीकेशन में आप जब आप बात करें ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, है ना, तो क्या बात हो, तो सर उसमें क्या क्या चीजें आपका इसका एग्जाम्पल्स है, क्या क्या इसका इससे कनेक्टेड है, तो वो पूछ लिया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएनएमपीएफ, एफटीपी, ये एप्लीकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ये, सेशन के लिए, कनेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांसफर के लिए ये, नेटवर्क के लिए ये, डेटा लिंक के लिए ये, और फिजिकल के लिए ये। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो ये 7वां लेयर है, ये ना नीचे से गया हुआ है, याद रखना। फिजिकल लेयर से शुरू होता है, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। मैंने आपको ऊपर से याद करना बताया है 7वां नंबर से। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन लेयर में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर है, जहां एप्लीकेशन एक्सेस किया जाता है नेटवर्क सर्विसेज का। क्या करता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर है। देखो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करता है, ensure that the data is a usable format and it is where data encryption occurs। तो ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है, जो भी डेटा उसमें है वो यूजेबल फॉर्मेट में हो। सेशन लेयर क्या करता है, मेंटेन करता है कनेक्शन को, और रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन। जो भी पोर्ट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए सेशन लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है सर, ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो भी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंक्लूडिंग टीसीपी और यूडीपी, है ना। और ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि फिजिकल पाथ क्या होगा डेटा का, जो डेटा हम लोग ले रहे हैं। और डेटा लिंक लेयर डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑन डेटा नेटवर्क। और फिजिकल लेयर जो है ट्रांसमिट करता है रॉ बिट स्ट्रीम को फिजिकल मीडियम तक। तो ये काम है इनके, क्या है, काम है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात करें एचटीटीपी की, क्या है सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वाला जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है ना। और ये थोड़ा होता है ओपन सबके लिए। एचटीटीपी क्या होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। लेकिन एचटीटीपीएस होता है सिक्योर्ड किसी स्पेसिफिक के लिए।
देखो क्या कह रहा है, TCP based communication protocol which is used to deliver virtually all files and other data collectively called resources on the world wide web। www पे सारे जो फाइल डेटा को सेंड करना होता है वो HTTP के थ्रू किया जाता है। जो सिक्योर्ड है वो पर्सनली मतलब किसी सिक्योर्ड प्रोटेक्ट किसी जगह के लिए, लेकिन जो सिक्योर्ड नहीं है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड protocol। Here the browser works on HTTP client because it sends request to HTTP server when it is called web server। Thus web server then sends response to back to the client। तो मेनली ये क्या है ना, एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो क्या है, जो सभी के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए, किसके लिए, सभी के लिए, कोई सिक्योर्ड नहीं है ना, सारा चीज www में जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब में, वहां से फिर जो है क्लाइंट तक वापस आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पोर्ट, ये पोर्ट क्या है एचटीटीपी का, 80। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि पोर्ट एचटीटीपी का क्या है। अब देखो, ये देखो यहाँ लॉक खुला हुआ है ना एचटीटीपी, और एचटीटीपीएस में क्या है, सिक्योर है। तो देखो ये कस्टमर और ये वेब सर्वर है, जो भी ऐसे एचटीटीपीएस चीजें हैं, एचटीटीपीएस जहां लिखा हुआ दिख गया वो वेबसाइट का होता है सर, वो सिक्योर होता है। जो एचटीटीपी दिख गया वो सिक्योर नहीं होता है। कह रहा है यूजर कनेक्ट टू योर साइट वाया सिक्योर, सिक्योरिटी के साथ यूजर कनेक्ट कर सक रहे हैं आपके वेब सर्वर में। दिस इंस्क्रिप्ट द डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ कंज्यूमर जो है, ये जो आपका कस्टमर है वो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है साइट में। ठीक है, तो देखना जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो बहुत सारी जगह पे HTTPS लिखा रहेगा, ऐसा बना रहेगा, ऐसा रहेगा, और फिर तब जाके शुरू होगा, तो ये सिक्योर्ड है। लेकिन जहां HTTP लिखा हुआ है वो सिक्योर्ड नहीं है ना, याद रखना। चलो अब देखो इसको कंपेयर करो, इसी से 3 सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या, पहला तो एक फुल फॉर्म HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP वर्क कहां करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, किस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, और HTTPS वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये दूसरा सवाल। तीसरा जो है इसका पोर्ट नंबर क्या है, HTTP का 80 है और HTTPS का 443 है। पूछा गया सवाल है कि पोर्ट HTTP का कितना होता है 80 और HTTPS का कितना होता है 443। नो इंक्रिप्शन, यहाँ कोई इंक्रिप्शन नहीं है, यहाँ बोथ इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों होता है क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है। उसके बाद है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, है ना, इसका पोर्ट होता है 21। याद रखिएगा कितना पोर्ट होता है, पोर्ट 21। क्या कह रहा है, स्पेसिफाइंग TCP ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट ऑब्टेन ऑथराइजेशन ओवर कंट्रोल कनेक्शन। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखो ये FTP क्लाइंट और FTP सर्वर। तो ये क्या कर रहा है, डेटा जो है कनेक्शन पोर्ट 20 के थ्रू कर रहा है, और ये कंट्रोल जो पोर्ट है वो 21 के थ्रू कर रहा है। तो FTP क्लाइंट का FTP सर्वर का पोर्ट कितना है 21, और FTP डेटा कनेक्शन का पोर्ट कितना है 20, याद रखिएगा। अब है ईमेल प्रोटोकॉल। सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 3 है, SMTP, IMAP और POP। SMTP बोलते हैं स्टैंडर्ड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मिक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये 3 प्रोटोकॉल है जो ईमेल प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। देखिए सवाल पूछे जाते हैं इससे भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलें सर। चलिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का काम मतलब पोस्टमैन पहुंचाता है ना सब तक डेटा या इंफॉर्मेशन, है ना। उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है एप्लीकेशन लेयर में पाया जाता है। कहां, कौन सा एप्लीकेशन लेयर, अभी बताया था ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो लेयर, वो एप्लीकेशन लेयर में पाया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, जो क्या यूज बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव मेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। जो रिमोट सर्वर वहां से क्या करता है, POP हैज बीन डेवलप्ड थ्रू सेवरल वर्जन्स, बहुत सारे वर्जन्स है। वर्जन 3 POP बीइंग द करंट स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड में POP 3 चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये करता है भाई साहब डेटा को सेंड, क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। वर्चुअली ऑल मॉडर्न ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर सपोर्ट्स POP3, it along with IMAP internet message access protocol to most prevalent internet standard protocol for email retrieval। retrieve करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट है, with many webmail service providers such as Google Mail, Microsoft Mail, Yahoo, इसके थ्रू। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या एप्लीकेशन लेयर है, जो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लोकल ईमेल क्लाइंट को रिट्राइव ईमेल करने के लिए यूज किया जाता है। POP और IMAP ये दोनों मोस्ट प्रिवेलेंट इंटरनेट
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल रिट्राइव करने के लिए, किसके लिए, ईमेल रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो याद रखना ये क्या है सर, ये भी एक तरह का आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का लेयर ही है, एक तरीका का सिंपल मेल ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल ही है ना, जहां वह एक या एक से ज्यादा रेसिपिएंट मैसेज क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं और टेक्स्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझिएगा। चलिए क्या कह रहा है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है, IMAP या IMAP 4 के नाम से जाना जाता है, एप्लीकेशन लेयर पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट 143 है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बस इतना याद रखना, इसमें क्या है, ये भी रिट्राइव करने के लिए, POP और ये दोनों मेल को क्या है, रिट्राइव करने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, रिट्राइव करने के लिए, है ना जी। और कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या, ब्राउजर और सर्च इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाए सर, बिल्कुल देखा जाए, आइए ब्राउजर और सर्च इंजन को थोड़ा देखते हैं। ब्राउजर और सर्च इंजन में फर्क क्या है, देखो यार, ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर की अगर हम बात करें तो वो एक एप्लीकेशन टाइप का होता है, क्या है, एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एक्सेस लेते हैं, और सर्च इंजन क्या है, जिसमें हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन क्या है, जिसमें हम सर्च करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। जैसे अगर मैं मुझे कुछ लिख के सर्च आउट करना है तो मैं कहां जाऊंगा, गूगल पे, लेकिन अगर मैं गूगल पे जाऊंगा तो किसके थ्रू जाऊंगा, तो सर गूगल क्रोम के थ्रू जाऊंगा, मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू जाऊंगा, है ना, यूसी ब्राउजर के थ्रू जाऊंगा, खैर यूसी ब्राउजर तो बंद हो गया, ठीक है। तो ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके तहत हम सर्च इंजन में पहुंचते हैं, क्या होता है, इसके तहत हम सर्च इंजन में पहुंचते हैं। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, वो ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन www पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, और सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑन www, अलाउ कर रहा है ब्राउजर में एक्सेस और डिस्प्ले वेबसाइट में, अलाउ सर्चिंग एंड फिल्टरिंग वेबसाइट्स, लोकली इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर डिवाइस, देखो ब्राउजर जो होता है यूजर के डिवाइस पे इंस्टॉल होता है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम रन्स ऑन www, कह रहा है नो डेटाबेस इज रिक्वायर्ड इन वेब ब्राउजर, कोई डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है वेब ब्राउजर में, लेकिन सर्च इंजन में कंटेन्स ओन डेटाबेस, अपना डेटाबेस रहता है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, ये क्या है सर, ब्राउजर है, लेकिन अगर गूगल, याहू, बिंग, बैडू, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करा जाए तो ये क्या है सर, ये सर्च इंजन है। देखो वेब ब्राउजर में क्या आ गया, ये सारी चीजें, और सर्च इंजन में क्या आ गया, ये सब, गूगल सर्च, याहू सर्च, डकडकगो, एओएल, ब्रेव, बैडू, इकोसिया, इंडेक्स, आस्क.com, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। भाई साहब हार्डवेयर क्या, फिजिकली इसको टच कर सकते हैं हम और देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या, इसको टच और टच नहीं कर सकते हैं, है ना, जो क्या है सर, वो इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, किसके लिए, प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो इंस्ट्रक्ट कर सके कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को। देखो देखिएगा क्या बोल रहा है, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, जैसे फिजिकल कंप्यूटर ये भी टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है ना, ये देख रहे हो, देखो देख रहे हो जी, तो ये देखा जा सकता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, उसको भाई सब देखा तो जा सकता है, टच नहीं किया सकता है। कह रहा सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए वेरियस प्रोग्रामिंग जो किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वियर्स आउट ओवर टाइम, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट ओवर टाइम बट कैन बी अफेक्टेड बाय बग्स और ग्लिचेस। हार्डवेयर इज टेंजिबल, ये इंटेंजिबल होता है। देखो एग्जांपल दिया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, सीपीयू, सब कुछ है ना, ये क्या है सर, ये हार्डवेयर है। विंडोज ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया, क्या है, सॉफ्टवेयर हो गया। देखो यहां भी देखो, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच, तो हार्डवेयर क्या है, जिसको देखा जा सकता है, जो फिजिकल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स, क्या सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो बताता है कंप्यूटर को कि करना क्या है भाई साहब, ठीक है। चलो
अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तो ये सारी चीजें, लेकिन सॉफ्टवेयर में ना दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज आती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज आती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके का, जनरल पर्पस के लिए और एक कस्टमाइज पर्पस के लिए, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। चलो अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो क्या क्या चीजें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, फर्मवेयर होता है, लैंग्वेज होता है, यूटिलिटी होती है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ देता है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, तो एमएस, विंडोज, एंड्रॉइड, मैक ओएस आता है, आईओएस आता है, लिनक्स आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर डिवाइस ड्राइवर की बात करूं तो यूएसबी, साउंड कार्ड, डिस्प्ले ड्राइवर, ये आता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। देखो असेंबलर जो होता है ना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर मशीन को हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर भी हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है वो आपका क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसफर करता है, कंपाइलर एक साथ पूरा पेज को वो क्या करता है, चेंज कर देता है। याद रखिएगा वही चीज है आगे। ये देखो आ गया ना, अब इसको दिखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कंपाइलर इट कन्वर्ट्स हाई डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मैंने वही बोला कि जो लैंग्वेज है हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, सर भैया जो कन्वर्ट प्रोग्राम डेवलप कोड को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में, ठीक है। तो जो आपका जो लैंग्वेज है वहां पे उसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में डालता है। और असेंबलर भी वही करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये करता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है सर, कंपाइलर एक साथ, देखो आगे देखेगा, स्कैनिंग, करेक्ट, स्कैन्स एंटायर प्रोग्राम बिफोर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी कोड। देखो एंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है, कह रहा है। और इंटरप्रेटर क्या कह रहा है, ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये क्या है, लाइन बाय लाइन को मशीन कोड में मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट सोर्स कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। एरर डिटेक्शन, भाई साहब फुल एरर रिपोर्ट आ जाएगा अगर आप पूरा स्कैन करेंगे, और यहाँ लाइन बाय लाइन आएगा, ठीक है। और ये डिटेक्ट एरर करता है फर्स्ट फेज में, आफ्टर फिक्शन सेकंड फेज स्टार्ट होता है। कोड जनरेशन, इमीडिएट कोड जनरेट होता है, इज डन इन द केस ऑफ कंपाइलर, देयर इज नो इंटरमीडिएट कोड, देयर इज एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन होता है, ठीक है। ये देखो एग्जांपल दिया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, पोस्टकी, और यहाँ पे गैस और जेएनयू, ये दिया है आपका एग्जाम्पल, याद रखिएगा। चलिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक, देखो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है जो सबके लिए यूज होता है, जैसे सर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, है ना, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारा जनरल पर्पस है। स्पेसिफिक क्या है सर, टैली सॉफ्टवेयर। अगर कोई रेलवे में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, किसी होटल मैनेजमेंट में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। क्लियर है बात जी सर। लीजिए जी, तो ये सारे क्या थे, ये सारे थे कंप्यूटर का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने बता दिया। अब इसको देखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल आपके मैच करेंगे, यकीन रखिएगा। देखिएगा जरूर, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, है ना वीडियोस। तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो वही एक एप्रिसिएशन मेरे लिए हो जाएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।